Hi students, welcome to new video of Visakha classes and today we are going to learn average due date। ये जो वीडियो है आज सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एवरेज ड्यू डेट्स के बारे में नहीं मालूम है, उसे कैसे कैलकुलेट करना चाहिए ये भी उन्हें नहीं आइडिया है। तो आज सभी के लिए लेके आई हूँ, या तक कि वो 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स हो या 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स हो या कि फिर सीए कर रहे हो या बीकॉम एमकॉम के स्टूडेंट्स हो। अगर उन्हें बिल ऑफ एक्सचेंज है और उन्हें एवरेज ड्यू डेट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो ये वाला वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आखिरी तक बने रहना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मेरे चैनल पे इस तरीके के वीडियोस में अपलोड्स करती रहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये जो हम लेक्चर लेके आई हूँ मैं एवरेज ड्यू डेट के ऊपर लेके आई हूँ। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है, वो सब भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले वाले इसके जो पहले जो वीडियो थे हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज का जो वीडियो था उस पर मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आज मैं जो दिखाने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सीखेंगे टाइमलाइन भी सीखेंगे। तो देख लेते हैं इसको कैसे इसको यूज़ करना है एग्ज़ाम के टाइम भी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नीचे तरफ आ जाते हैं हम। अब हमें जानना है कि एवरेज ड्यू डेट होता है क्या। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही पार्टी होती है जो पेमेंट लाइक ना देती रहती है सामान, या रिसीव भी करती है, पेमेंट भी करती रहती है, सब कुछ करती रहती है। वो एक पार्टी का एक अकाउंट बनाया जाता है। अब इसमें होता है क्या है, आज नहीं पे करेगा वो, जब एंड ऑफ द टाइम आएगा ना, जब वो क्या करता है पेमेंट करता है। तो पेमेंट करने टाइम क्या हो सकता है, या हमें प्रॉफिट हो सकता है या लॉसेस हो सकता है। तो यहाँ पे हम लॉस या गेन की बात कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ एक हो सकता है। किसके बेसिस पे हो सकता है, जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज जो लगता है उसके बेसिस पे उसको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज ड्यू डेट बोला जाता है। और ये जो एवरेज ड्यू डेट होता है वो हम वेटेज एवरेज ऑफ ड्यू डेट के हिसाब से भी हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम जो जितने भी हमारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शन यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ एज द वेट के हिसाब से हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब आता है कि फॉर कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर। ये आपको मालूम होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी हम 6 महीने के लिए निकालते हैं। जो भी हमें अमाउंट दिया रहेगा उसके ऊपर एक परसेंटेज चार्ज करेंगे, परसेंटेज के बाद 6/12 कर देंगे तो हमें एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर मिल जाता है। सेकेंड दिया है फॉर सेटलिंग अकाउंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये हमने कंसाइनमेंट में क्या था, इसमें जहाँ पे हम प्रिंसिपल एंड एजेंट की बात की थी, ऑनरशिप के बारे में बात की थी। अगर अभी तक आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें एग्जैक्टली प्रिंसिपल हम किसको बोलते हैं, एजेंट किसको बोलते हैं, तो उसका मैंने ये पे आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं फॉर सेटल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बाय द पार्टी सेल द गुड्स टू ईच अदर। ऐसा भी होता है कि जो गुड्स हम बेच रहे हैं वो एक दूसरे पे ही सेल आउट हो रहा है या एक दूसरे को ही बेच रहे, तो उसका भी एक अकाउंट अलग से बनता है। फॉर मेकिंग लम्प सम पेमेंट्स अगेन द वेरियस बिल ड्रॉन ऑन द डिफरेंट डेट विद द डिफरेंट ड्यू डेट्स। अभी ऐसा है कि बिल्स जो होते हैं हमारे वो अलग अलग टाइमिंग पे बनाए गए हैं, अलग अलग टाइमिंग का उनका ड्यू डेट आता है, लेकिन उनका जो पेमेंट होता है ऐसा हो सकता है कि एक साथ हम पेमेंट कर लेते हैं। जैसे अगर इसका अच्छा खासा थोड़ा सा उससे मिलता जुलता उदाहरण की बात करूँ मैं, तो हम कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी जो पहचान की जो किराने की दुकान होती है उसी स्टार्टिंग के महीने तक हम पूरा सामान लेते हैं बिना कुछ पेमेंट किए हुए। जब महीना ख़त्म होने आता है 1 तारीख को या उसके वो इस महीने की 30 तारीख को हम क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट कैसे करेंगे, उस वहाँ पे हमने जो भी सामान लिया रहेगा उसका सबका टोटलिंग करेंगे और हमें क्या देना है, उसको पेमेंट दे देना है। ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई है, लेकिन रियली में बिल ऑफ एक्सचेंज में अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज होते हैं। उस सबको कैलकुलेट करने के बाद ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये जो हमारी जो टेक्निक है एवरेज ड्यू डेट की, वो यूज़ होती है कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। जो भी हमारा प्रोप्राइटर हो या पार्टनर्स हो या कोई भी बिजनेसली फर्म हो,
जहाँ पे ड्राइंग ले लिया गया जाए तो वहाँ पे हम ये एवरेज ड्यू डेट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी वाली टेक्निक बोल दो, इस तरह से वहाँ पे ये काम आती है। अब आता है ये कि एवरेज ड्यू डेट जो होता है, जो भी हमारा सिंगल टोटल पेमेंट होता है, जो भी लाई होता है डिफरेंट पेमेंट या डिफरेंट डेट पे विदाउट अ लॉस या आइदर पार्टी के हिसाब से उस दिन हम पे कर लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी पार्टी होती है वो हमें पेमेंट नहीं करती हैं, बराबर। तो वो पेमेंट नहीं करने के चक्कर में हम क्या करेंगे, ऐसे तो उनको फ्री में नहीं छोड़ सकते, तो उस पर हम चार्ज कर देते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे, जितने दिन वो लेट करेंगे उतने दिन हम चार्जेस उसके ऊपर चार्ज करते रहेंगे। अगर आपने कभी कॉलेजेस में, नॉट स्कूल की बात कर रही हूँ, कॉलेजेस में अगर आपने कभी लाइब्रेरी से बुक ली होगी तो वहाँ पे आपको 7 डेज दिया जाता है, 1 वीक के लिए। आप 1 वीक लो, पढ़ लो, उस पर कोई चार्जेस आपको नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही 8वां दिन हुआ 2 रुपये लगे, 9वें दिन हुआ अब 2 रुपये, तो आप जितने दिन आप लेट दोगे वैसे वैसे आपके 2 रुपीज़ क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे। 10 दिन दोगे तो आपको 20 रुपये देना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये चार्जेस डे बाय डे क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ये एक मेन फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। ये चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट रीड आउट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगी। Selection of the date basing data zero data such a date may be due date of the first transaction। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो बेस डेट होती है वो फर्स्ट बोलो ना डेट ऑफ ड्यू डेट का फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे ही हो, या ड्यू डेट ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन का हो सकता है, या बिटवीन में भी हो सकता है। ये तो वो कुछ भी हो सकता है, या बिटवीन में या फर्स्ट में या लास्ट में। While assign the number of interest day plus or minus between the base date and the due date on which transaction ignore the first date including the last day। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि हम फर्स्ट डे को छोड़ देते हैं और लास्ट डे को हम जॉइंट प्लस कर देते हैं। द ड्यू डेट इज इन द फैक्टर राउंड इट ऑफ। आपका अगर जो ड्यू डेट होता है, जो भी ड्यू डेट मतलब 4.5, तो हम उसको 5 ले लेंगे, ठीक है, तो उसको राउंड ऑफ कर लो। इफ अमाउंट इज पेड बिफोर द ड्यू डेट रिबेट इज गिवन। अगर पहले से उन्होंने जो अमाउंट होता है वो पेड कर चुके हैं ड्यू डेट से पहले, तो हम वहाँ पे रिबेट को यूज़ करते हैं। द अमाउंट इज पेड आफ्टर द ड्यू डेट। अगर आफ्टर ड्यू डेट के बाद अगर पेमेंट होगा तो उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। Whenever there is a sale of goods by the two person to each other on a different date, the formula for the calculating average due day become। जब भी कोई भी हो, कुछ भी हो, देखोगे अगर फॉर्मूला तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या है, सेम में। और उन्होंने वही बोला है कि 2 पर्सन है, ईच अदर है, डिफरेंट डेट्स पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला हम वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट, जिसको हम बोलते हैं डेट ऑफ मेच्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। होता क्या है कि उन्हें मालूम नहीं होता है कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है, कैसे हमें मालूम पड़ेगा कौन सी डेट को हमारा वहाँ पे यूज़ होता है। इसमें एक बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात की गई है और प्रॉमिसरी नोट के बारे में बात की गई है। अभी तक हमने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट वो जाके देखिए पहले वीडियो, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दीजिए। उसके बाद फिर ये वाला आप वीडियो आके यहाँ पे फिर कंटिन्यू कर सकते हो। उसका वीडियो का लिंक यहाँ पे मैं आई बटन में दे रही हूँ, तो आप वो जाके अच्छे से चेक कर सकते हो। नहीं तो मैंने एंड ऑफ द वीडियो में आपको वहाँ पे भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको मेरे प्ले लिस्ट में, आपको इसकी CA के प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। क्या दिया है देखो, एन एवरी promissory note or the bill of exchange fall due on the 3rd day after the which is expressed on payable। देखो अब इसका एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे हम इस पर कैलकुलेट करते हैं। द बिल डेट ऑन 13 दिसंबर, 30 दिसंबर को बिल किया था पेएबल, 3 महीने का टाइम दिया था और उन्हें आगे आंसर दे दिया है, पहले से क्या दे दिया है, 2 जैन दे दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 30 सितंबर है तो 30 सितंबर से 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर से 30 नवंबर, 30 नवंबर से 30 दिसंबर लेते हैं हम। इसमें हम वो 31 नहीं कर रहे, 30 का महीने के हिसाब से हम चल रहे, 30 करते हुए 3 महीने बोला है, 3 महीने बोला है, दिन नहीं बोला है, तो 3 महीने डायरेक्टली हम काउंट करेंगे।
सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, 30 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा हमारे यहाँ पे, क्योंकि 30 सितंबर से बोला था, ड्यू डेट आ जाता है हमारा 30 दिसंबर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 दिन। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम 3 दिन ऐड कर रहे हैं तो 30 दिसंबर के बाद 3 दिन ऐड करना है। तो 30 दिसंबर के बाद डेट क्या आता है 31, 3 दिन ऐड करना, 3 फिंगर ओपन कर लो, काउंट कर दो, 31, 1, 2 बराबर। 31 के बाद 32 दिसंबर कभी नहीं होता है, इससे डायरेक्ट 1, 2 कहाँ पे ख़त्म हुआ 2 जैन। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 2 जैन। तो इस तरीके से आंसर हमारा होता है। लेकिन नोट डेट अ 1 जनवरी इज पेएबल 1 मंथ आफ्टर द साइनिंग। अगर 1 जनवरी को पे किया जाता है बराबर, तो 1 जनवरी से 1 फेब होता है, 1 फेब को हम 3 दिन ऐड करेंगे, तो फर्स्ट फेब के बाद क्या आता है 2nd फेब, 3rd फेब और 4th फेब। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे 4th फेब। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको आइडिया भी आ गया है किस तरीके से करना है। कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ द बिल और द नोट पेएबल फ्यू मंथ आफ्टर द डेट और साइन। तो ये दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट हम चले जाते हैं एग्जाम्पल पे। द बिल ड्यू ऑन 29 Jan 2015 is made payable at the 1 month after the date. The due date of the instrument is the 3rd day after 28 January, means the 3rd March। बराबर कैसे किया है, क्योंकि है बता देती हूँ कैसे हमारा 3rd मार्च आया, वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो हमारा यहाँ पे 29 जनवरी 1 महीना ख़त्म हो 1 महीने की बात की है, वो 1 महीना कभी भी ख़त्म हो वो हमें लेना देना नहीं है। 29 जनवरी से 28 फेब में ख़त्म हो जाता है 1 महीना हमारा, मतलब 1 महीना काउंट करने वाला 30 दिन हमें काउंट करना है बराबर। तो 1 महीना ख़त्म हो गया। अब 28 फेब के बाद हमें 3 दिन एक्स्ट्रा काउंट करना है। 28 फेब के बाद 29 नहीं आएगा, क्योंकि ये 2015 है, 2016 नहीं है, इसलिए अब क्या करना है 28 फेब के बाद क्या आता है 1 मार्च, 2 मार्च और 3rd मार्च। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3rd मार्च। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट विद द म्यूचुअल डे, इट इज़ हॉलीडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप मैं जो भी बताने जा रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझ लेना। द एक्सप्रेस इन पब्लिक हॉलीडे इंक्लूडिंग संडे एंड अदर डे इंक्लूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट by the notifies in the official gazette to the public holidays। जो भी संडेस होता है या कोई पब्लिक हॉलीडे होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया रहता है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उसके जो पहला मतलब प्रीवियस डे, जिस दिन हमें अगर 2 अक्टूबर हमारा पब्लिक हॉलीडे है तो 1 अक्टूबर को हमारा ड्यू डेट है। ये चीज़ मतलब 1 अक्टूबर हमारी लास्ट डेट है, वो 3 डे एक्स्ट्रा जब ज्वाइन करने में जो डेट आती है ना वो आ जाएगी हमारी 1 अक्टूबर। अगर संडे आ रहा है तो उसके पहले वाला दिन हम ले लेते हैं यहाँ पे, देख के कैसे होता है। इन द मेंशन्ड डेज हॉलीडे इंक्लूड डे ऑफ ग्रेस। हम यहाँ पे 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। अगर पब्लिक हॉलीडे हो, संडे हो, या गवर्नमेंट ने जो उनके जो ऑफिशियली जो गैजेट होता है उसमें अगर लिखा हुआ रहता है तो ड्यू डेट क्या होगा प्रीवियस बिजनेस डे। जो भी हमारा बिजनेस डे मतलब होता है उसके 1 दिन पहले जो भी डे आएगा वो हमारा हो जाएगा ड्यू डेट। ठीक है, ये हो जाता है इसके पब्लिक हॉलीडे के लिए। लेकिन कभी कभी अचानक इमरजेंसी आ जाना, अनफोर्सिन हॉलीडे हो जाना, इस तरीके की अगर चीज़ें हो जाती हैं, सडनली कुछ हो जाना जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता है, लेकिन अचानक सडनली इमरजेंसी लग जाती है, तो उसके जो नेक्स्ट डे आता है उस दिन हमारा क्या हो जाएगा ड्यू डेट। समझो आज अचानक इमरजेंसी आ गई, अगर इमरजेंसी आ गई मतलब आज हमारा बैंक बंद है। इनका कहने का मतलब यही है जिस दिन आपके बैंक बंद होते हैं, जिस दिन आपके बैंक क्लोज होते हैं उस दिन आप काम नहीं कर सकते, मतलब उस दिन आप बिल ड्रॉ या बिल का जो ड्यू डेट होता है वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो बैंक पब्लिक हॉलीडे में क्या होता है, बैंक हॉलीडे के 1 दिन पहले आपका काम ख़त्म हो जाना चाहिए। और इमरजेंसी डे के टाइम क्या होता है, जो बैंक हॉलीडे अचानक सडनली जो पड़ गई हैं उसके डेज़ के बाद वाली जो डे आती हैं उस दिन हम वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे और इमरजेंसी अनफोर्सिन हॉलीडेज़ के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं।
जब CPT के एग्ज़ाम जब होते थे ना, तो स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए, बहुत बार कंफ्यूजिंग होता है और क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें हमें लगता है कि सभी आंसर राइट है, ये वाला आंसर भी राइट है, बी भी आंसर राइट है, सी भी आंसर राइट है और डी भी आंसर राइट है। आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको ये ऑब्जेक्टिव्स इस बार भी आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इसके चांसेस हैं आने के, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आई होप यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया है। अब आगे की तरफ जाते हैं हम। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की बात की जाती है कि अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहला क्या दिया है, लर्न द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट व्हेन द वन पार्टी इज इन्वॉल्व। ठीक है, जब एक ही पार्टी अगर इन्वॉल्व होती है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी हम कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। टेक अ earliest ड्यू डेट एज द स्टार्टिंग डेट और द बेस डेट और 0 may for consider and the date whatsoever may also be take as a 0 day। या तुम बेस डेट लो, स्टार्टिंग डेट लो या 0 लो, जो भी लोगे उसी को हम टेक ओवर आके कर लेंगे। कंसिडर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट अपॉन टू ईच ड्यू डेट। जो भी हमारा नंबर ऑफ डेज होगा उसको कंसिडर कैसे करना है, बेस डेट के हिसाब से, और कैलकुलेट में ऑल्सो भी मेड इन द मंथ के हिसाब से हमें उसे कैलकुलेशन करना है। मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डेट बाय द करोस्पॉन्डिंग अमाउंट। जो भी हमारा करोस्पॉन्डिंग अमाउंट होगा उससे हमें किससे मल्टीप्लाई करना रहता है, नंबर ऑफ डेज से। एड अप द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जो भी हमारा एडअप होगा अमाउंट के साथ वो प्रोडक्ट हम उसमें ऐड कर लेंगे। डिवाइड द प्रोडक्ट टोटल बाय द अमाउंट टोटल एंड गेट द रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली अप टू द होल नंबर। दिस नंबर इज एडेड इन द बेस डेट टू फाइंड द एवरेज ड्यू डेट। जो भी हमें नंबर मिलेगा वहाँ पे हमें बेस डेट के साथ क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे और हमें आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तो जिससे आपको आइडिया आ जाएगा, तो एग्जाम में आप कर सकते हो। फॉलोइंग आर द मंथ ड्यू टू ऑन द एवरेज डेट इन द बिटवीन सेम पार्टी। सेम पार्टी है, एक ही पार्टी है जो अलग अलग डेट्स पे अलग अलग ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर रही है। सजेस्ट द डेट ऑन विच ऑल द बिल मे बी पेड आउट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। अब हमें क्या बताना है कि एक ही दिन हमें बिल पे करना है, लेकिन ना किसी का नुकसान होना चाहिए ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या दिया, 3 जुलाई को 500 रुपये दिए, 2 अगस्त को 800, 11 सितंबर को 1000। तो हम आ जाते हैं हमें किस तरह से प्रिपेयर करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से प्रिपेयर करना है, कंसिडर द 3 जुलाई एज द स्टार्टिंग डेट ऑफ द फॉलोइंग टेबल इज प्रिपेयरिंग। क्या बोला, क्या ये जो भी हमारा डेट है 3 जुलाई को हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको स्टार्टिंग डेट ऑफ मान रहे। अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अगर याद हो, क्या बोला था यहाँ पे, जो भी हमारा स्टार्टिंग डेट होगा, बेस डेट होगा, उसको हम 0 डे मान लेंगे, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देना है, हमें यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आया था, 500। देखो पहले हम ड्यू डेट लिख देते सभी के, 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर, फिर क्या है 500, 800, 1000। देखो 500, 800, 1000 ये लिख लिया हमने यहाँ पे। अब हम क्या कैलकुलेट करना है वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अगस्त बोला है। अब मेरे को बता, ऑन द डेट फ्रॉम द 3 जुलाई, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द 3 जुलाई हमें यहाँ पे ये काउंट करना है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये जो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द 3 जुलाई बोला है, तो ये स्टार्टिंग था, तो 3 जुलाई से 3 जुलाई तो ये 0 हो जाएगा। अब ऐसे काउंट करना है, 3 जुलाई से 2 अगस्त तक हम काउंट करेंगे तो कितने डेज आते हैं। तो आप मेरे साथ में काउंट करोगे, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 का महीना होता है, 31 महीना आ गया। और फर्स्ट और सेकंड मैंने 3 जुलाई से नहीं काउंट किया, मैंने 4 जुलाई से काउंट किया और 2 अगस्त पे ख़त्म किया। कितने काउंटिंग हो जाते हैं यहाँ पे, 30 काउंटिंग हो जाता है। नंबर ऑफ डेज कितने आ जाते हैं, 30।
अब 30 इंटू 800 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 24,000। सेम 11 सितंबर काउंट करना है। अब मेरे पास अगस्त तक 30 है, अब 2 अगस्त से 11 सितंबर काउंट करना है, उसको जो भी अमाउंट आएगा ऐड करना नंबर ऑफ डेज, और हमें जुलाई से लेकर सितंबर का मिल जाएगा 17 डेज। मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हमारा अमाउंट आ गया प्रोडक्ट 94,000। बेस डेट क्या था हमारा 3 जुलाई, यहाँ पे 3 जुलाई लिख लिया। प्रोडक्ट कितना है 94,000, वो भी लिख दिया। अपॉन 2,300 वो हम लिख देंगे। अब इसको हमें डिवाइड करना है, हमें ले लूँगे यहाँ पे कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमें लिखना है 4,000 डिवाइड बाय 2,300 और इक्वल दबाएंगे, कितना आया 14.86। जैसे इन्होंने बोला था कि आप राउंड ऑफ ले सकते हो, तो ये हम राउंड ऑफ ले लेंगे 41, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 41 डेज। अब 3 जुलाई से 41 डेज हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 13 अगस्त आ जाएगा। तो मैं क्या बोलती हूँ, ये तो हमें मालूम है कि 2 अगस्त तक 30 होता है। 3 जुलाई से लेके अगर 2 अगस्त तक मैं काउंट करती हूँ तो 30 होता है। अब 41 में से 30 चले गए तो बचे कितने हमारे यहाँ पे 11 बचते हैं। तो 2 अगस्त से 11 दिन और काउंट कर लो, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त एंड द 13 अगस्त। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है, एवरेज ड्यू डेट क्या आता है 13 अगस्त। अब आता है लॉस ऑन इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे 13 अगस्त को तो हमें क्या करना है, बिल हम वहाँ पे उस दिन ड्रॉ कर देंगे, बराबर। तो इसके पहले वाले जो भी चीज़ होगी वो प्रॉफिट हो गई, और 13 अगस्त के बाद वाले जो भी चीज़ हो जाएगी वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। अज्यूमिंग द 5% इंटरेस्ट रेट, द डेटेड लॉस इंटरेस्ट ड्यू द अर्ली पेमेंट। उसने क्या कर दिया है यहाँ पे 11 सितंबर को सामान लेने वाला था, लेकिन 13 अगस्त को सभी का पेमेंट कर लेंगे। तो जब हम पहले ही पेमेंट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लॉस कैसे हो जाता है, कुछ यहाँ पे काउंटिंग किए गए हैं ना, 13 अगस्त से 11 सितंबर काउंट किए, 29 डेज आता है। तो क्या करना है, हमारी ये जो 1000 है उसको मल्टीप्लाई बाय 29 डेज है, और ईयर के हिसाब से 365 होता है। तो मल्टी कैसे करते देखो बताते हो तो समझेगा तुम लोगों। 1000 मल्टीप्लाई बाय 29 डिवाइडेड बाय 365, फिर 5% बोला है इसलिए मल्टीप्लाई बाय वापस 5 डिवाइडेड बाय 100 और इक्वल, तो कितना है 5.47। वही आ रहा है यहाँ पे हमारा 5.47 हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, उन्होंने आके लिख के नहीं दिया है अमाउंट, लेकिन 5.47 यहाँ पे हमारा आता है। गेन कैसे होगा कि हमने जो 3 जुलाई से लेके 13 अगस्त तक जो भी हमारा गेनिंग होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 जुलाई से 2 अगस्त तक 30 दिन होते हैं, प्लस 11 कह रहे 41 डेज आ जाते हैं। 41 डेज का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, तो वो हमारे यहाँ पे अमाउंट आ जाएंगी। ठीक है, 30 दिन के हिसाब से हम 500 के अमाउंट के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। सेम यही परसेंटेज के लिए यहाँ पे आ जाएगा 41, यहाँ पे आ जाएगा 5%। फिर बाद में 800 के हिसाब से होगा, क्योंकि 2 अगस्त के बाद 800 का प्राइस चालू हो गया था, वो 11 दिन के लिए होगा, क्योंकि हमने सिर्फ 13 अगस्त तक कैलकुलेट करना है, तो 11 के हिसाब से हम वहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाई 11/365 इंटू 5/100। इस तरीके से यहाँ पे ये सॉल्व आउट हो जाता है। तो ये ऐसे ही वापस दिया है। अभी ये देखो यहाँ पे एक आ जाता है 26 जनवरी रिपब्लिक डे, और 18 अगस्त संडे आता है। देखो कैसे करना है, हम आ जाते थोड़ा नीचे से। तो देखो ड्यू डेट हो गया है, ड्यू डेट नॉर्मल, ड्यू डेट एक्चुअली लिखा है यहाँ पे। नंबर ऑफ डेट फॉर्म द 10 जनवरी, अमाउंट एंड द प्रोडक्ट। कुछ नहीं करना है, 10 जनवरी है तो कुछ नहीं बोला उन्होंने 10 जनवरी को। रिपब्लिक डे है 26 जनवरी, मतलब एक दिन पहले हमारा आ जाता है, मतलब 25 जनवरी। संडे है 18 अगस्त, मतलब 17 अगस्त हमारा यहाँ पे काम का है। तो यहाँ पे 26 जनवरी को लिख दिया हमने 25 जनवरी, और 18 अगस्त को लिख दिया 17 अगस्त।
बाकी जो अमाउंट होगी वैसे ही हमें यहाँ पे मंथली काउंट करना है। मंथली काउंट करेंगे, डेज काउंट हो गया, डेज के बाद मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे। सेम वैसे ही हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आप डिस्टर्ब बिल्कुल मत होना, जो स्टेप जैसे बताया है आपको वैसे करना है। पहले ड्यू डेट फाइंड कर लो। जैसे अभी 21 मई आया है, मई कहाँ पे आता है, मार्च और अगस्त के बीच में हमारे यहाँ पे मई आएगा। मतलब ये इसके पहले वाले ये सब क्या हो गए, प्रॉफिट हो गए, और अगस्त में क्या हो जाता है, हमारा लॉसेस हो जाता है। तो ये यहाँ पे हमने इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, अभी आई होप आपको ये समझ गया है किस तरीके से करना है, कैसे करना है। अभी देखो अभी 3 मंथ बोलना है, तो यहाँ से अगस्त से 3 मंथ काउंट किया, अक्टूबर 60 डे मतलब 2 मंथ। थोड़ा दिमाग लगाओ, 30 दिन मतलब काउंट कर सकते हो आप, 22 + 60 कर सकते हो, उसमें एवरेज मिल जाएगा आपको वहाँ पे। फिर आपको 2 मंथ डेज और फिर आपस मंथ बोलना है। सेम कैलकुलेशन करना है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए। तो ये ध्यान रखना किस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि जब कैलकुलेशन हम जो कर रहे हैं एवरेज ड्यू डेट का, वो ऐसा हो सकता है हम इंस्टॉलमेंट में अमाउंट रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स से देख लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज, मंथ, ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लैंडिंग मनी टू द डेट ऑफ ईच रीपेमेंट। जो टाइम से लेके जब वो टाइम पेमेंट होगा, तो उसका हम जो भी डेज, मंथ या जो भी ईयर होगा वो कैलकुलेट कर दो। फाइंड द टोटल ऑफ द सम डेज, मंथ एंड ईयर। अगर आप डेज के हिसाब से जाए तो डेज कैलकुलेट कर लो, मंथ तो मंथ एंड ईयर तो ईयर। Coordinate with the number of days, month, year by which average due date fall amount from the date of commencement of the loan। जो भी रहेगा हमें उसके साथ डिवाइड करना है और वहाँ पे हमें यहाँ पे एक वैल्यूबल मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, सेम है, डेट ऑफ लोन प्लस सम ऑफ डे या मंथ या ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ लेंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द ईच इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। जो भी हमारा डेज काउंट करो या मंथली काउंट करो या ईयर काउंट करें, वो लिखेंगे कितने टाइम हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, 5 टाइम, 4 टाइम, नंबर ऑफ जितने इंस्टॉलमेंट्स आएंगे वो हम नीचे लिख देंगे, और जो डेट ऑफ लोन रहेगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखो 1000 लैंडेड बाय द दास ब्रोस टू द कुमार सन्स ऑन द 1st January 2015, रीपेमेंट इन द 5 इक्वल अमाउंट। ठीक है, 1st January 2015, तो 1st January 2015 हमने यहाँ पे लिख देंगे। 5 इक्वल अमाउंट इंस्टॉलमेंट कंज्यूम ऑन द 1st January 2016। ऐसे 5 1st January 2016, 1st January 2017, 1st January 2018, 1st January 2019, 1st January 2020। यहाँ से हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ से चालू होता है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है। Find the average due date and calculate the interest at the 5% per annum which the Das Bros will receive from the Kumar Sons। देखो सबसे पहले क्या करना है, इन सभी का मैं टोटल किया, जैसे बराबर पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया किस तरह से टोटल करना है, कि ये सब हमारे क्या है, सम ऑफ है, सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स है। तो ईयर्स को हमने ऐड किया, 5 + 4 9, 9 + 3 9, 10 11 12, 12 + 2 13, 14, 14 + 1 15, 15 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 ईयर। तो ये जो हमने डिवाइड किया ना, वो इन दोनों को ही डिवाइड कर दिया यहाँ पे 3 ईयर। डेट ऑफ लोन क्या था, 1st January 2015, तो 1st January 2015 प्लस 3 ईयर, 15 2015 है तो 2016, 2017, 2018। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया 1st January 2018। तो यहाँ पे ही हमारा ये आंसर नहीं ख़त्म होता है, यहाँ से तो हमारा ये भी मेन कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ अभी तक एवरेज और एवरेज ड्यू डेट फाइंड किया है। अभी तक हमारा आंसर आगे का बाकी है, जहाँ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना हो, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे एक लाइन दिया है, इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑन द इंस्टॉलमेंट पेड फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट एट एनी फिक्स डेट विल बी द सेम एज ऑन 10,000 इट लैडेड ऑन द 1st Jan 2018 टू द फिक्स डेट है हमारा ये वाला। अब कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक अमाउंट लिख दिया गया है 2000, 2000, 2000, 2000 एंड 2000। पे डेट है 1st January 2016,
1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2019 एंड 1 जनवरी 2020। जो 1 जनवरी 2016 है उसके हिसाब से 5 साल हो जाएगा, क्योंकि हमें 16 से 31 दिसंबर 2020 तक पे करने वाला, तो 16 से लेकर अगर दिसंबर काउंट करेंगे 2020 के हिसाब से तो 5 साल, 17 से 20 तक 4 साल, 18 से 20 साल 3, 19 से 20 2 साल, 1 जनवरी है और ये 31 दिसंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 साल। यहाँ पे इतना क्लियर है। अब आप सोचोगे ये अमाउंट यहाँ पे अलग अलग कैसे आया है, तो यहाँ पे दिया उन्होंने 10,000 को 5 साल में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 10,000 डिवाइड बाई 5 करती हूँ तो 2,000 आ जाता है। तो ये जो हमारा अमाउंट है 2,000 2,000 2,000 ये वही है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट था तो 2,000 इंटू 5 करूँगे 10,000 आएगा, 2,000 इंटू 4 करूँगी तो 8,000 आएगा, 2,000 इंटू 3 करेंगे तो 6,000 आएगा, 2,000 इंटू 2 करूँगी तो 4,000 आ जाता है, 2,000 इंटू 1 करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। और इन सब का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे। अब क्या करना है, मुझे इंटरेस्ट फाइंड करना है 5% पर एनम के हिसाब से। 13,000 आया, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 100 करेंगे 1,500 हमारा यहाँ पे क्या जाता है, इंटरेस्टेड अमाउंट यहाँ पे हमें मिल जाता है। जहाँ वाई है हमें 3 साल के लिए कैलकुलेट करना है, हमें अमाउंट दिया गया है 10,000 5% और 3 साल के हिसाब से, क्योंकि हमने एवरेज ड्यू डेट 3 साल के लिए फाइंड किया था। 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 10,000 अपॉन 100 कर देंगे, तो यहाँ पे भी अमाउंट क्या आ जाता है 1,500। तो यहाँ पे हमारा एक तरीके से आंसर ख़त्म हो जाता है। और सेम उन लोग कितना चार्जेस करेगा दास बॉस 1,500। इसी तरीके से आपको बाकी सम भी वैसे ही कैलकुलेट करना है, कुछ अलग नहीं है। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, सभी सम एक ही जैसे ही है, कुछ अलग नहीं है, देख सकते हो आप। बस आपको ये ध्यान रखना है कैसे इसको कैलकुलेट करना है, किस दिन से क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सभी के सेम स्टेप से, स्टेप्स में कुछ अलग नहीं है, कोई अलग ऐसा कुछ अलग नहीं आ रहा है कि आपको कुछ अलग करना होगा। सभी के स्टेप्स अलग है, कुछ भी हो कभी भी कैलकुलेशन करना हो सबकी डेट्स क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। प्लस यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूला हैं, एक एवरेज ड्यू डेट बेस डेट के हिसाब से और एक आता है एवरेज ड्यू डेट डेट ऑफ लोन के हिसाब से। हमने यहाँ पे 2 ही फॉर्मूला देखा है। इसके सिवा इस पूरे बुक में इस लेसन के हिसाब से और कोई फॉर्मूला नहीं है, इतने ही हैं। और नीचे कुछ समरी राइटिंग ट्रू एंड फॉल्स भी दिए गए, तो वो भी आप पहले ऊपर के अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आके यहाँ पे आप सम सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपको अच्छे से समझेगा किस तरीके से हम सॉल्व करना है, क्या करना है। प्लस यहाँ पे नीचे आंसर्स भी दिए गए हैं, उनको सॉल्व भी किए हैं, तो वो आपके लिए इजीली होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे का एक यूनिट और बाकी है वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा मॉड्यूल 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी मॉड्यूल 2। मैं एक साथ पूरा अकाउंट पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं आगे के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने चालू करूँगी। तो पहले मैं अकाउंट कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद मैं आगे के सब्जेक्ट्स करने वाली हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि मेरे इस चैनल पे इस तरीके के वीडियोस और भी आते रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।